Hi guys, welcome back to the PT 365 discussion of environment. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज़ फॉरेस्ट। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, और ये जो रूल्स है ये रिप्लेस करें 2003 के जो रूल्स थे उनको। और जैसा कि आपको पता है ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कैटेगरी में आता है, यानी लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है लेकिन उसके बाद जो रूल्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इस चीज़ को नोटिफाई किया है। और किस एक्ट के अंदर किया है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। अब क्या चीज़ें चेंज की गई हैं उसको जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली एड्रेस करता है डिफॉरेस्टेशन का जो इशू है। इससे पहले जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था वो फोर्स के अंदर है सिंस 1927। और ये एक्ट बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसलिए लेके आई थी ताकि वो जो टिम्बर है, जो फॉरेस्ट से टिम्बर चाहिए था रेलवे लाइंस बिछाने के लिए या और भी जो पर्पसेस थे उनके लिए, उनको कंट्रोल करता था ये वाला जो एक्ट था। और बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इसके अंदर दो मेजर अमेंडमेंट्स हुए इन 1988 एंड 1996। और इसके अंदर जो हमने टी एन गोदावर्मन केस देखा था जिसे फेमसली फॉरेस्ट केस भी बोला जाता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस आए। राइट, तो याद रखना टी एन गोदावर्मन केस हमने इस पीटी के अंदर 2 बार देख लिया ऑलरेडी। अब आते हैं कि ये रूल्स के अंदर क्या नए चेंजेस आए। तो इसमें कुछ कमिटीज़ का गठन हुआ या कमिटीज़ को बनाया गया है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। पहला है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? हर स्टेट और यूटी को ये कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है ये हर महीने में एटलीस्ट, ये कीवर्ड याद रखना, एटलीस्ट ट्वाइस, हर महीने के अंदर इनको मिलना होगा। और जो भी स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रोजेक्ट इनको रेफर करता है तो उसको इन्हें चेक करना पड़ेगा। राइट, तो दे विल एग्जामिन द प्रपोजल्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसे ही प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिसीव करेंगे जहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है वो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो जब भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये बेसिकली तब आता है जब कोई इंडस्ट्री लेट से हम सेटअप करना चाह रहे हैं या कोई और भी कोई प्राइवेट पर्पसेस के लिए हम फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो स्टेट की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन आएगी उनको चेक करेगी, प्रोवाइडेड दे आर हैविंग और यूजिंग फॉरेस्ट लैंड ऑफ 5 हेक्टेयर्स। राइट, उससे ज़्यादा अगर यूज़ करें तभी वो रीड करेंगे, अदरवाइज वो से नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट कमेटी है रीजनल एम्पावर्ड कमेटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी और ये भी हर महीने में एटलीस्ट 2 बार मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स इनको रेफर करेगी उनको चेक करेगी। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी। इसके अंदर 6 मेंबर होंगे एंड दिस विल मीट एवरी मंथ। राइट, अब सिर्फ एवरी मंथ लिखा हुआ है, अब 2 बार करेगी 3 बार करेगी इस पर कोई जिक्र नहीं है, तो बस ये मान के चलो हर महीने इन्हें मिलना है। और ये एडवाइस करेगी विद रिगार्ड्स ऑफ ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर वेरियस रूल्स। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट्स है उसको अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो एडवाइजरी कमेटी रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ टाइम फ्रेम भी दिया गया है। तो मतलब लेट्स से अगर हमें नहीं भी आइडिया हो तो थोड़ा सा हमें पता है कि गवर्नमेंट की जो है प्रो बिजनेस पॉलिसी है। प्रो बिजनेस मतलब फटाफट से अप्रूवल मिले, तो यहाँ पे टाइमलाइन भी सेट करी गई है। पहले टाइमलाइन नहीं होती थी, लंबा लंबा खिंचता रहता था वो पूरा प्रोसेस, लेकिन अब टाइम फ्रेम लगा दिया गया है। तो जो नॉन माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे एरिया 5 to 40 हेक्टेयर्स है तो उसको 60 डेज के अंदर परमिशन देना। लेट्स से अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है तो उसे 75 के डेज के अंदर अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है उसको। तो ये भी सेम ही एरिया के लिए है। लेकिन लेट्स से अगर एरिया इससे बड़ा है तो फिर टाइम पीरियड बढ़ के ट्वाइस हो जाता है, यानी 120 डेज हो जाता है, जहाँ पे हम 100 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया जो है इस्तेमाल करें फॉर नॉन माइनिंग पर्पस। और अगर माइनिंग पर्पस के लिए करो तो ये 150 डेज हो जाता है मिला के। राइट, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी है, यानी ऐसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे सकती है अगर एडवाइजरी कमेटी उसको रिकमेंड करती है, यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसको पहले अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये जो फाइनली जो नोडल ऑफिसर है जिसको ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद वो फाइनल अप्रूवल देगा उस कंपनी को जो कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कुछ बनाना चाह रही है। इसके अलावा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन आप जानते हो, जो लैंड फॉर एफॉरेस्टेशन था, shall be provided which is neither notified as forest under the Forest Act of 1927 और नॉर मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर भी वो लैंड नहीं आनी चाहिए और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो हमारा जो स्टेट्स होते हैं
उनके जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं वो बेसिकली लिखते हैं किसी एरिया को एज फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर वहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर भी नहीं लिखा हुआ है, ये उस एरिया को नोटिफाई नहीं किया गया एज फॉरेस्ट, तभी वो जो लैंड है वो दी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट की लैंड उठा के दे दोगे एफोरेस्टेशन। अब ये कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन से रिलेटेड एक फंड है हमारे पास जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 2016 का एक एक्ट था, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट। इसके अंदर हमने ये फंड बनाया था, कैंपा फंड बोलते हैं इसको। तो ये कैंपा फंड जो है ये बेसिकली अगर कोई लैंड किसी इंडस्ट्री ने फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल किया है तो उन्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा। ये जो पैसा है ये जाएगा नेशनल फंड के अंदर, और नेशनल फंड से फिर स्टेट फंड को फिर स्टेट्स को 90% ये जो पैसा है ये मिल जाएगा वापस। बाकी जो 10% है वो नेशनल फंड के अंदर ही रहता है। और इस पैसे से जो गवर्नमेंट है वो एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ कर सकती है। तो ये पता होना चाहिए क्या कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड क्या होता है। बेसिकली इंडस्ट्रीज जो भी डिस्प्लेस करती है किसी भी फॉरेस्ट को, तो उसके बदले में वो कुछ पैसा देती है गवर्नमेंट को। राइट, सो ये पता होना चाहिए। बाकी शेयर मैंने डिस्कस कर ही लिया। 90% जो है पैसा उस फंड में से पहले नेशनल फंड में जाता है और फिर नेशनल से स्टेट फंड में जाता है। तो ये हायरार्की क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में। राइट, इससे अब एक रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो अभी जूज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम परमिशन अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूव कर दिया कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जो कि जू के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया के अंदर, तो जितने भी जूज होंगे उनको फॉरेस्ट लैंड की तरफ देखा जाएगा अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। पहले ये अलग माना जाता था और इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस अगर करना पड़ता था तो बार बार परमिशन लेना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो उस चीज़ को कट शॉर्ट कर दिया एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। अब ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये पता होना चाहिए इसके बारे में। वैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। तो ये जो WPA एक्ट है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका अगर बॉडी की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरमैन होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। और इंडिया में जितने भी जू अगर किसी को एस्टैब्लिश करना है या जो एग्जिस्टिंग जूज हैं सबको ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है इससे रिकग्निशन मिलना चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स अमेंडमेंट 2022। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो छत्तीसगढ़ ने रिकग्नाइज किया कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ऑफ द ट्राइबल्स इन कंगेर घाटी नेशनल पार्क। तो आगे जाने से पहले थोड़ा कंगेर घाटी नेशनल पार्क को देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली एक रिवर के नाम से है। कंगेर रिवर है इसका नाम, जो कि इस नेशनल पार्क के क्रॉस फ्लो करती है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़ रीजन। अब यहाँ पे कुछ केव्स भी हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। कुटुम्ब बसर, कैलाश एंड डंडक। ये जो है स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट, ठीक है। ये स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट जो है अपने कास्ट टोपोग्राफी हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा ऊपर से आ रहा है कौन सा नीचे से आ रहा है। तो ये याद रखना, एक शॉर्ट तरीका है कि जी जहाँ पे है इट मीन्स ग्राउंड, यानी ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और सी मतलब यहाँ पे सीलिंग है, यानी सीलिंग से नीचे आ रहा है। और दोनों अगर ये मिल जाते हैं तो पिलर बन जाता है, ठीक है। तो ये कास्ट टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, सो ये पता होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टीटागढ़ वाटरफॉल है जो कि इसके अंदर लोकेटेड है। फॉरेस्ट की बात करें तो मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट है। यहाँ पे साल, टीक, बैम्बू जो ट्रीज हैं वो काफ़ी अबेंडेंस में है। स्पीशीज़ भी काफ़ी सारी है, टाइगर्स, पैंथर, वाइल्ड कैट, चित्तल एक्सेट्रा। तो इस टाइप की स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती है। अब एक फेमस स्पीशीज़ है बिकॉज बस्तर मैना यहाँ पे मिलती है, जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ था इसके बारे में। तो वापस आते हैं ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वाले पार्ट पे। तो एक्चुअली जो कंगेर घाटी नेशनल पार्क है ये सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया बन गया है कंट्री के अंदर, जहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकग्नाइज किया गया है। इससे पहले जो सिमलीपल नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कहाँ है सिमलीपल नेशनल पार्क भी। तो यहाँ पे पहली बार कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिए गए थे। अब ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है क्या? तो ये बेसिकली अब किसी ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी जो कि फॉरेस्ट में रह रही है, जनरली ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होते हैं। आई एम सेइंग जनरली, मतलब और भी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं जो कि पुराने टाइम से फॉरेस्ट में रह रही हैं, पर ज़्यादातर ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही होती हैं। तो इनके हम राइट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं क्योंकि ये इस एरिया के अंदर कई सालों से रह रहे थे। उनका एक अपना तरीका था एनवायरनमेंट के साथ रहने का, जो कि कंजर्व कर रहा था एनवायरनमेंट को, तो हम उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं।
और ये रिकग्नाइज कर किस एक्ट के अंदर करते हैं, तो इंडियन फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है हमारा 2007 वाला, उसके अंदर हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। ये पता होना चाहिए। तो इसके अंदर फॉरेस्ट की जो कैटेगरी है जहाँ पे हम ये राइट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ये कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है, जैसे रेवेन्यू फॉरेस्ट जो कि स्टेट के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है, या डीम्ड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आ जाता है, ये पता होना चाहिए। अभी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, इसके अंदर हम रिकग्नाइज करते हैं और भी कई तरह के राइट, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया कि कुछ सर्टेन एरिया आपको मिलेगा फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल भी मिलेगा और कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से भी मिलेगा। और इसके अंदर जो कम्युनिटी है वो अपने रूल्स बना सकती है फॉर द फॉरेस्ट यूज़, राइट, ये पता होना चाहिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ग्राम सभा होती है, मतलब जो भी ये कम्युनिटीज जिस एरिया के अंदर रह रही है, तो ग्राम सभा के पास अथॉरिटी होती है टू अडॉप्ट लोकल ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है इस तरीके। तो याद रखना, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कम्युनिटी राइट्स एंड गिव्स रिकग्निशन इन ऑल फॉरेस्ट इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। आगे चलते हैं अदर फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज़। तो पहला टॉपिक है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है, अलॉन्ग विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड। तो बेसिकली इसके अंदर हम एम क्या कर रहे हैं, टू एनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन कैप्चर को बढ़ाओ, और वो कैसे बढ़ाओगे, फॉरेस्ट को इंक्रीज करके, सपोर्ट करो लोकल कम्युनिटीज़ को, स्ट्रेंथन करो क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये 3 इसके एम हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ करा जाएगा, तो इंडिया के 7 स्टेट्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट करा जाएगा, में आंध्रा, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी है, राइट। इसके अंदर हम लोग फार्मर्स को, कंपनीज को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नज करेंगे कि वो एक्सपेंड करें ट्री कवरेज आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। तो एम इसके अंदर है कि 28 लाख हेक्टेयर जो एरिया है उसको हम वापस एफोरेस्टेशन करें उसका। तो ये पता होना चाहिए हमारा जो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव है। तो याद रखना इसमें यूएस एड भी है। जनरली हम लोग सोचेंगे इंडिया का इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री होगा, बट इसमें एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट चलते हैं ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग। सो ये इनफैक्ट PYQ है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा हुआ है यूपीएससी ने पहले भी। तो ये जो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का जो टैग है, ये मुंबई और हैदराबाद को जॉइंटली दिया गया था फॉर द ईयर 2021। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग ये बेसिकली यूएन का जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ एक NGO है अमेरिका का, आर्बर डे फाउंडेशन। तो ये दोनों मिलकर ये अवार्ड देते हैं या ये टैग देते हैं। और इसके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है या स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो पहला, एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट। तो ये जो ट्री का जो कवर है उसी के रिगार्डिंग ये सारे जो प्रोविजंस है वो वर्क करते हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग। आगे चलते हैं नगर वन स्कीम। तो हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो कि हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एम लिया है कि हम 400 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। तो ये अर्बन फॉरेस्ट को हिंदी में हम लोग नगर वन बोलते हैं। इसके अलावा 200 नगर वाटिकाज विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये टारगेट है, ये पता होना चाहिए क्या टारगेट है नगर वन स्कीम के अंडर। 400 अर्बन फॉरेस्ट एंड 200 नगर वाटिकाज, ये 400 एंड 200 का ये नंबर है यहाँ पे। अब ये जो साइज़ होगा फॉरेस्ट का, ये होगा 20 हेक्टेयर्स मिनिमम, जो कि एक सिटी के अंदर क्रिएट किया जाएगा। तो या तो फॉरेस्ट को हम किसी एग्जिस्टिंग फॉरेन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर लेके आए, या फिर कोई और वेकेंट लैंड जो कि अर्बन लोकल बॉडी प्रोवाइड करेगा, यहाँ वहाँ का जो भी म्यूनसिपैलिटी है वो प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर ये फॉरेस्ट बनाया जाएगा। अब ये जो वन उद्यान बनेंगे इसको मेंटेन कौन करेगा, तो इसको मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये पूरा का पूरा जो स्कीम है ये रन किया जाएगा बाय कैंपा फंड। कैंपा फंड हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है वो, राइट। सो दिस इज द नगर वन स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं मियावाकी मेथड। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ ही रखा होगा। तो ये एक बेसिकली जापानीज टेक्निक है ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन, यानी आप सिटीज़ के अंदर कैसे ग्रीनरी बढ़ाओगे एक छोटे से एरिया के अंदर, उससे रिलेटेड ये टेक्निक है। और ये अभी फाजिलखा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब में, उसमें अप्लाई किया गया था, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
वनीकरण प्रोजेक्ट, ये वनीकरण प्रोजेक्ट जो है ये केरला का एक प्रोजेक्ट है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने की बात करें। तो ये थोड़ा सा यूनिक इस सेंस में है कि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन वो जो प्लांट्स है वो इन्वेजिव प्लांट्स है, जैसे कि सेना स्पेक्टेबुलस। तो अगर आपने इससे पहले वाला सेशन देखा है तो आपने ज़रूर, हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें सेना स्पेक्टेबुलस के बारे में। यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो सेना स्पेक्टेबुलस की। तो येलो रंग का बड़ा ऑर्नामेंटल सा फ्लावर है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है और हमारी नेटिव स्पीशीज़ को बहुत तेज़ी से वाइप आउट कर रहा है। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस एरिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। या फिर इनफैक्ट पूरे का पूरा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर भी इसने एक तरीके का आतंक मचा दिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ केरला का प्रोजेक्ट है और ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। राइट, दैट वी आर डन विद दिस रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वेटलैंड्स, कोस्टलैंड्स एंड ओशंस पे। तो पहला टॉपिक है इसमें न्यू रामसर साइट्स। एज यू नो, इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं 26 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। हमारे पास टोटल जो टैली है रामसर साइट्स की इंडिया में वो 75 हो गया। एंड आप जैसा कि जानते भी होंगे, जो 2022 का ईयर था वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे एज ए 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसी ओकेजन के ऊपर हम लोगों ने ये जो टैली है रामसर साइट्स की वो भी 75 कर दी। तो सारी रामसर साइट्स हमारे लिए याद रख पाना मुश्किल है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए यहाँ पे। यानी जो इम्पोर्टेंट राम साइट्स हैं और जो रामसर साइट्स रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं उनको ज़रूर देख लेना, स्पेशली द रीसेंट एडिशन, जो नए एडिशन आए हैं उनको ज़रूर देख लेना कि कहाँ कहाँ लोकेशन है, उनके बारे में अगर कोई फेमस स्पीशीज़ है तो वो ज़रूर देखना। तो अभी हम इस वीडियो में रामसर साइट्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अभी हम उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वही देखेंगे। अलग से हम लोग रामसर साइट्स के ऊपर शायद इनके अंदर एक ला सकते हैं डिस्कशन, बट अभी के लिए विल लिमिट आवर सेल्स टू द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वुहान डिक्लेरेशन का। तो एज यू ऑल नो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं जो भी कन्वेंशन के अंदर। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर ये 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था जो वुहान के अंदर, जो कि चाइना में, वहाँ पे मीट किया था इन लोगों ने। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग एक वो डिक्लेरेशन आता है फेमसली नोन एज वुहान डिक्लेरेशन। तो ये पता होना चाहिए वुहान डिक्लेरेशन किस चीज़ के बारे में। तो बेसिकली बात करता है कि हम जो वेटलैंड्स है अक्रॉस द वर्ल्ड उनको बेटर तरीके से मैनेज करें और उनका सस्टेनेबल यूज़ करें। तो ये वुहान डिक्लेरेशन है, ये पता होना चाहिए। इससे एक और रिलेटेड न्यूज़ है, विच इज़ कि ये जो पार्टीज़ है रामसर कन्वेंशन के अंडर, दे आर रिक्वायर्ड टू अपडेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रामसर साइट इन एवरी 6 ईयर्स। हर 6 साल के अंदर एक बार आपके पास जो रामसर साइट है उसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो ये बोला गया था बिकॉज 75% ऑफ जो कंट्रीज़ हैं या जो पार्टीज़ हैं इस रामसर कन्वेंशन के अंडर, उन लोगों ने अपना जो डेटा है उसको अपडेट नहीं किया है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वुहान डिक्लेरेशन। अब थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। सो ये पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन जो है ये बेसिकली ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर, जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था और उसी नाम से ये कन्वेंशन चला आ रहा है। तो ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1971 के अंदर अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आया था 1975 में। आइडिया इसके अंदर यही है जो हम वेटलैंड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें। और टोटल अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो 172 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया इसका पार्टी है शुरू से ही। अब इससे रिलेटेड कुछ की इन्फॉर्मेशन, ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको हेल्प करते हैं 6 ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मली रिकग्नाइज है अंडर रामसर कन्वेंशन। ये 6 ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, फिर है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल WWF इंटरनेशनल, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होल वेटलैंड्स ट्रस्ट WWT। तो ये 6 जो है पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है रामसर कन्वेंशन के अंडर, और ये इस कन्वेंशन के अंदर हेल्प करती है पार्टीज़ को। इसके अलावा रामसर के अंदर एक रिकॉर्ड भी हम लोग देखते हैं विच इज़ नोन एज मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में ऐसी साइट्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पे है फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस या पोल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा रिस्क के अंदर होती है, तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो इंडिया से 2 साइट से पता होना चाहिए, एक है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरा लोकतक लेक जो है वो हम लोगों ने रीड भी किया था, मणिपुर के अंदर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए 2 साइट्स के बारे में। अब व्हाट इज़ वेटलैंड, तो वेटलैंड बेसिकली ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर या तो बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है या फिर फ्लडेड है विद वाटर, चाहे फिर वो परमानेंटली हो या फिर सीजनली हो, तो हम उसे
वेटलैंड बोलेंगे उस रीजन को। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इनफैक्ट यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर ये सिग्निफिकेंस ही पूछ लेते हैं। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वेटलैंड जो है एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक होती है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वेटलैंड्स के अंदर पड़ा होता है, जो कि अगर शायद वेटलैंड ना होती तो वो एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन कंसनट्रेशन है वो बढ़ा सकता था। नेक्स्ट हैबिटेट की तरह काम करता है फॉर मेनी बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड फिश स्पीसीज। नेक्स्ट नेचर के शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, बिकॉज बहुत सारे जो साइक्लोन्स है या सुनामी है, टाइडल सर्ज है, स्टॉर्म्स है, इस दौरान जो वेटलैंड्स एरिया होता है, ये जो आने वाला है उसकी वजह से जो प्रेशर है या जो हेजार्ड है उसको कम करता है। राइट, सो ये इस तरीके से शॉक एब्जॉर्ब है। नेक्स्ट वाटर स्टोरेज या वाटर क्लीनिंग का भी काम करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो है वो इन वेटलैंड्स की वजह से ही हो सकता है। इसके अलावा इंट्रेंसिक कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यू है, टूरिज्म वगैरह या कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे छठ पूजा हो गई, ये सब भी एसोसिएटेड है वेटलैंड से। नेक्स्ट क्रिएट लाइवलीहुड लाइक फिशिंग, एक्वाकल्चर, टूरिज्म एक्सेट्रा। एंड लास्ट किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। इनफैक्ट यही स्टेटमेंट जो है यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए कि किडनीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्योरीफाई करता है वाटर। राइट, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस। यहाँ पे मैप के अंदर ये 75 साइट्स दी गई हैं, सारी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट वंस। राइट, आगे चलते हैं। अब ये क्राइटेरिया भी है कब आप किसी वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि सारी वेटलैंड जो हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर देंगे, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। बाकी सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल सी हैं, कि अगर आपको नहीं भी पता होगी तो अगर ऑप्शन में आता तो आप ज़रूर इसको फिगर आउट कर पाओगे। बस थोड़े से नंबर्स जो हैं वो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, ये पता होना चाहिए, नंबर्स पे थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड। ठीक है, किसी फ्लाइंग स्पीशीज की 1% पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट 1% पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज। यानी नॉन एवियन मतलब बर्ड के अलावा कोई है, तो उसमें फिश भी हो सकता है, कोई रेप्टाइल भी हो सकता है। तो अगर उनको सपोर्ट करा तो भी हम रामसर साइट के अंदर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी क्राइटेरिया में ऐसा कोई अलग से यूनिक पॉइंट नहीं है, तो बहुत वाइड रेंज है जहाँ पे हम किसी साइट को रामसर साइट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट कुछ अदर रामसर साइट्स जो न्यूज़ में रही थी उनको देखते हैं। तो पहला है इसके अंदर चिलिका लेक। चिलिका लेक एज यू नो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और हम लोगों ने पहले जब ऑलिव रिडली से रिलेटेड जो नेस्टिंग साइट्स है वहाँ पे हम लोगों ने चिलिका लेक के बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये चिलिका लेक जो है, इट इज़ ऑल्सो द होम टू इरावाडी डॉल्फिन्स। इरावाडी डॉल्फिन जो है ये ब्रैकिश वाटर में रहने वाली डॉल्फिन है। मतलब जनरली आप हम लोग जो डॉल्फिन पढ़ी हैं लाइक गैंगेटिक डॉल्फिन, वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, लेकिन जो इरावाडी है ये ब्रैकिश वाटर है, यानी थोड़ा सा नमकीन पानी में रहना पसंद करती है। एंड आर कोस्टल डॉल्फिन्स, मतलब शोर के आसपास ही रहना पसंद करती है। तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड हमें मेकोंग, महाकाम, अरियावादी रिवर जो है कंबोडिया, इंडोनेशिया और म्यांमार में इनके अंदर भी देखने को मिलती है। और IUCN जो स्टेटस है इसका है एंडेंजर्ड, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट साइड है सुंदरबन वेटलैंड्स। तो अभी हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उन्होंने बोला है कि डिले हो रहा है इन द कोस्टल मैनेजमेंट प्लान, एंड इसकी वजह से बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर्स, वो सुंदरबन वेटलैंड्स के अराउंड बन गए हैं। और ये जो सुंदरबन एरिया है ये एक्चुअली जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है 2011 का, उसके अंडर क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरिया में से डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे अगर किसी को भी कुछ बनाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की। राइट, सो ये पता होना चाहिए, इसकी अथॉरिटी लगती है यहाँ पे। अब सुंदरबन जो है लार्जेस्ट मैनग्रोव है फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो डेल्टा है ये बेसिकली बनता है रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जैसे टाइगर्स हो गए, प्लस इरावाडी डॉल्फिन, फिशिंग कैट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे चलते हैं लोकतक लेक। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में ये आता है। फैक्ट लोकतक लेक जो है ये वैली है नियर इम्फाल, वहाँ पे सिचुएटेड है, एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वल्लार लेक जो कश्मीर में है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। अब लोकतक में आपको पता ही है फुमडीज हैं जो कि फ्लोटिंग ग्रासेस होती हैं। और यहाँ पे एक एंटेलोप मिलता है जिसका नाम है सांगाई डियर, जो कि एक एंडेंजर्ड एनिमल है। ठीक है, डांसिंग डियर भी इसको बोलते हैं।
तो यही था लोकतक लेक के बारे में जानने लायक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलते हैं आइलैंड प्रोटेक्शन जोन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूव किए चेंजेस अंडर द आइलैंड प्रोटेक्शन जोन एंड आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन फॉर सेटिंग अप ऑफ गैस पावर प्लांट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एज यू ऑल नो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इनफैक्ट डाइल्यूट किए हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज को ताकि डेवलपमेंट हो सके। अब उसके इल इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें डेवलपमेंट एक्सपेक्ट भी उसका देखना पड़ेगा। तो ये जो डिलीशन किया गया है लॉज के अंडर, ये जो आइलैंड प्रोटेक्शन जोन है और जो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ये CRZ जो हमारे रूल्स है कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके अंडर ये बनते हैं। और यहाँ पे जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन लोगों ने रिकमेंड किया है कि हम ये गैस पावर प्लांट बना सकते हैं अंडर आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, जो कि एरिया है 200 से 500 मीटर के बीच में, 200 से 500 मीटर के बीच में। अब ये 200 टू 500 मीटर की जो रेंज है, ये कहाँ से लगती है? तो इनफैक्ट जो सी होता है हमारा, उससे जो लेट्स से ये सी है एंड यहाँ पे हमारे पास लैंड है, तो सी से जो हाई टाइड लाइन है, यानी हाई टाइड के वक्त जब पानी कुछ आगे आकर ज़मीन पर आ जाता है, तो उस लाइन से हम लोग मेजर करते हैं। यानी हाई टाइड लाइन से 200 से 500 मीटर का जो रेंज है, वहाँ पे अभी ये गैस पावर प्लांट लगाया जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ द कोस्टल रेगुलेशन वर्क्स। अब यहाँ पे पहले आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन था 2019 का, वो लिमिट कर रहा था कंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी आप कंस्ट्रक्शन जो है वल्नरेबल स्ट्रेचेस में नहीं कर सकते हो इन दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल स्ट्रेच, राइट, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये जो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इन्होंने कैटेगराइज किया है अंडमान निकोबार के आइलैंड को दो ग्रुप्स के अंदर। जो ग्रुप 1 है उसके अंदर साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान और ग्रेट निकोबार आ जाता है। ग्रुप सेकंड में जो जोग्राफिकल एरिया अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा बट 1000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, तो इसमें बाराटांग, लिटिल अंडमान, हैवलॉक और कार निकोबार। तो याद रखना, ये जो जोग्राफिकल साइज के हिसाब से डिवाइड किया है, पहले वाले में 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर, इसमें 100 से जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर है उसकी रेंज के अंदर अगर आता है तो ग्रुप 2 के अंदर आता है। तो ग्रुप 1 के अंदर हम जो है हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप सेकंड है जहाँ पे छोटा आइलैंड है, वहाँ पे हम केवल 100 मीटर्स तक ही जो है कंस्ट्रक्शन उसको कर सकते हैं। तो आई होप इससे क्लियर हुआ होगा पूरा ये कॉन्सेप्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन का। इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो देख लेना इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लू फ्लैग बीचेस। तो इंटरनेशनल इकोलेबल ये जो ब्लू फ्लैग है, ये दिया जाता है कुछ आइलैंड्स को जो कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कोस्टल बीचेस का। तो हमारे इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली ये मिनिकॉय, थंडी बीच और खदमत बीच जो कि लक्षद्वीप के अंदर लोकेटेड है, दोनों ही बीचेस इनको मिला है। तो हमारी कंट्री के अंदर ये टोटल जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस हैं, ये 12 हो गए हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है कि जब ये सर्टिफिकेशन मिलता है तो इससे टूरिस्ट को पता लगता है कि ये बीच जो है ये अच्छा है, तो इससे टूरिज्म एक्टिविटी बूस्ट होती है। ये अवार्ड देता कौन है? तो ये डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। और ये अवार्ड जो है, ये बीचेस के अलावा जो मरीनास और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स, इनको भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं बोट्स के, उनको भी ये मिलता है अपार्ट फ्रॉम बीचेस, तो ये पता होना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर दिया जाता है, जैसे एजुकेशन कितना कर रहे हो, सेफ्टी कितना कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी पर क्राइटेरिया क्या है, कुछ फैसिलिटीज़ वाटर मैनेजमेंट की लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, इन सब के ऊपर ये दिया जाता है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर टोटल 12 हो गए, तो ये लोकेशन के साथ पता होना चाहिए। जैसे पहला है शिवराजपुर बीच गुजरात के अंदर, गोगला बीच दीव के अंदर, फिर है पद्दू बिदरी एंड कसार कोड। तो ये याद रखना, कसार कोड के है बीच में। ऐसे ही सिमिलर जगह कसार गोड नाम से केरला में भी है, तो कंफ्यूज मत होना। कसार कोड जो है ये कर्नाटका में, के से याद रखना। फिर है थंडी बीच और कदमत बीच जिसे अभी रिसेंटली सर्टिफिकेशन मिला है, ये लक्षद्वीप में लोकेटेड है। फिर है कापड़ बीच जो केरला में है। देन कोवलम बीच है जो तमिलनाडु में है। फिर ईडन बीच पुडुचेरी। राधानगर बीच अंडमान निकोबार के अंदर। फिर है ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में एंड गोल्डन बीच इन उड़ीसा। तो ये 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बीचेस हैं इंडिया में, इनके बारे में पता होना चाहिए विद लोकेशन। तो रिलेटेड न्यूज़ में है, COP13 हुआ अभी अभिजान कन्वेंशन का। तो अभिजान जो है ये आइवरी कोस्ट का कैपिटल है। तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है, पहले इसे दूसरे नाम से जाना जाता था, विच वॉज मरीन एंड कोस्टल एनवायरनमेंट ऑफ अटलांटिक कोस्ट ऑफ वेस्ट
एंड सेंट्रल एंड साउथ इन अफ्रीकन रीजन। ये जो है 1984 के अंदर फोर्स में आया था, और इसके अंदर जो वेस्ट और सेंट्रल और साउथ अफ्रीकन रीजन है वहाँ पे हम मरीन एनवायरनमेंट और जो कोस्टल जोन है या उससे रिलेटेड जो इनलैंड वाटर है उनका कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन करेंगे। तो दिस इज़ द अभिजान कन्वेंशन, तो याद रखना है इसके बारे में। आगे चलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। तो अभी साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक निकाली है जिसके थ्रू हम लोग स्टोर कर सकते हैं कोरल लार्वास को लंबे समय के लिए। तो इसमें क्रायोमैश, क्रायो से मतलब समझ जाना, या यूजिंग समथिंग कोल्ड या फ्रीज़र का कुछ इस्तेमाल करें किसी चीज़ के लिए। तो क्रायोमैश से हम लोग कोरल लार्वास है उनको स्टोर करेंगे ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रखा जा सके। एडवांटेज इससे ये मिलेगा कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रीफ्स हैं वो खतरे में आ रही है, अब हम उन्हें प्रिजर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे लार्वा को स्टोर किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही लो टेम्परेचर है, और इससे हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमारे जो ग्रेट बैरियर रीफ्स है उनको। ग्रेट बैरियर रीफ एज यू ऑल नो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, और ये लोकेटेड कहाँ, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है। इससे हम अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम ग्रेट बैरियर रीफ को देखेंगे। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। 1981 में इसे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के क्राइटेरिया के अंडर डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि बहुत तेज़ी से नुकसान हो रहा है कोरल रीफ्स का, कोरल ब्लीचिंग हो रही है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। उसमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, और उसकी वजह से यूनेस्को ने भी थ्रेटन किया था ऑस्ट्रेलिया को कि हम ग्रेट बैरियर रीफ है इसको यूनेस्को की साइड से हटा देंगे। तो इसलिए बहुत सारी ये टेक्निक्स आपको देखने में मिलेगी। अब आते हैं कोरल्स के ऊपर। तो कोरल बेसिकली इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इनवर्टिब्रेट मतलब स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो ये बिलोंग करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ कलरफुल एनिमल कॉल्ड नाइडीरिया। ठीक है, तो ये एक फाइलम होता है एनिमल किंगडम के अंदर, नाइडीरिया, उसके अंदर ये कोरल्स आते हैं। अब ये कोरल जो होते हैं इनको हम एक एक कोरल को पॉलिप बोलते हैं, और ये जो कोरल्स है ये एक सिम्बियोटिक रिलेशन में रहती हैं। सिम्बियोटिक मतलब कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, या अगर हमने शंकर आईएएस हमने पढ़ा होगा तो हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा होगा, आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हो। म्यूचुअलिज्म में मतलब दोनों स्पीशीज़ को हेल्प हो रही है। तो ये रहती है सिम्बियोटिक रिलेशन में एक एल्गी के साथ जिसका नाम है जूजेंथेली। तो जूजेंथेली जो है बेसिकली इनको फूड प्रिपेयर करती है, और फूड कैप्चर करने का जो काम है वो कोरल्स करते हैं। सो इस तरीके से दोनों हारमोनियस रिलेशन में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 25% जो मरीन लाइफ है इस 1% एरिया के अंदर रह रही है, यानी कोरल रीफ जो है अर्थ का 1% एरिया ऑक्यूपाई करें। लेकिन एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ मरीन लाइफ जो है हमें ये कोरल रीफ्स में देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट हम कोरल रीफ्स को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन और द सीज, तो ये पता होना चाहिए। और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो शोर लाइन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो वेव्स या जो स्टॉर्म की वजह से बहुत तेज़ पानी आता है उसको भी रोकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। अब कोरल्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल। तो हार्ड कोरल मतलब जनरली जो रीफ बिल्डिंग कोरल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, पानी में से कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एक बहुत बड़ा स्केलेटल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जिसके अंदर बाकी सारे जीव और जो फिशेज है वो रह सकती हैं। इसके अलावा ये सॉफ्ट कोरल्स होते हैं तो ये बेसिकली एक सॉलिड स्केलेटन लैक करते हैं। और अगर थ्रेड्स की बात करें तो ओशन एसिडिफिकेशन या इसकी वजह से जो कोरल ब्लीचिंग है वो काफ़ी न्यूज़ में पता होना चाहिए। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, ये जो कलरफुल कोरल्स होते हैं इनका रंग उड़ जाता है। और रंग किस लिए उड़ जाता है, बिकॉज ये जो जूजेंथली है, जो एल्गी थी जो खाना प्रोवाइड करी थी, यही इनको कलर भी दे रही थी। जैसे ही ये उड़ जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। ये लॉजिक पता होना चाहिए कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है। अब इंडिया के अंदर हम कोरल रीफ्स की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, मालवान महाराष्ट्र, यहाँ पे लोकेटेड है कोरल रीफ्स इन इंडिया। कोरल रीफ्स के बारे में ये पता होना चाहिए, कोरल रीफ्स को जनरली शैलो वाटर चाहिए होता है। शैलो वाटर मतलब कम डेप्थ वाला पानी, क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस तो तभी कर पाएंगे ना, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और तभी उन्हें एनर्जी मिलती है, तो वो सनलाइट के बिना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम डेप्थ वाला पानी चाहिए। और पानी के अंदर ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। टर्बुलेंस मतलब कि पानी बहुत तेज़ी से मूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सेटल नहीं हो पाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे मिलती है, इसलिए इंडिया को अक्रॉस इन रीजन्स में ये लोकेटेड है। और हमारा जो 90% जो कोरल्स है
हार्ड कोरल्स की स्पीशी वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलती है। इसके अलावा जो स्केड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर भी कोरल रीफ्स आती है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ में यही था कि यूनेस्को और IUCN बेसिकली कंसर्न रेज कर रहे थे कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है। सो यही था, इससे ज़्यादा कुछ खास जानने लायक नहीं है हमारे लिए। एक चीज़ और याद रखना, एक कोरल्स का एक डिफरेंट वैरायटी होता है जो बिना एक जूजेंथिली एल्गी के सिम्बियोटिक रिलेशन के बिना भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं एजूजेंथिलेट कोरल्स, यानी ये एक ग्रुप ऑफ कोरल्स है जो कि जूजेंथिली नहीं होता। ये अपना जो नरिशमेंट है ये डायरेक्ट मतलब सन से नहीं लाते, ये बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उनसे अपना नरिशमेंट लाते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि इनको जूजेंथिली की ज़रूरत नहीं है, यानी फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स वाई दे कैन बी लोकेटेड डीप अंडर द सी, यानी 200 मीटर से लेके 1000 मीटर्स तक ये मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। जो जनरली हम कोरल्स देखते हैं वो ट्रॉपिकल वाटर्स में हमें मिलती है, बट ये एजूजेंथिलेट कोरल्स है, ये हमें जो टेम्परेट वाटर्स होते हैं एज फार एज नॉर्वे तक मिल जाती हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और ये डीप सीटेड होती हैं क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं है फोटोसिंथेसिस की, इसलिए पानी का एक रीजन होता है जहाँ पे बियॉन्ड उसके कि सनलाइट नहीं आती, यानी अगर हम 200 मीटर से नीचे अगर पानी में चले जाएंगे तो सनलाइट नहीं आएगी, तो वहाँ पे ये एजोजेंथिलेट एल्गी जो है या सॉरी कोरल जो है आपको देखने मिल सकती है। तो इतना ही इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इनिशिएटिव। सो हमारा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने अभी स्टे डॉग्स पे एडवाइजरी जारी की थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर इसका बल्लभगढ़ हरियाणा में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में, और ये एक एक्ट के अंदर लाया गया था, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। तो अगर आप किसी भी जानवर को कहीं पे देख रहे हो कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप इस एक्ट के अंदर इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये बेसिकली एडवाइस करता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इश्यू ऑफ एनिमल वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है अभी रिसेंटली इंडियन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको दिया गया है। और ये देता कौन है, तो ये UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया है पूर्णिमा देवी जी को। और ये पूर्णिमा देवी जी जो हैं ये बेसिकली लीड कर रही थी एक हरगिला नाम से एक आर्मी, हरगिला आर्मी। तो ये एक ऑल फीमेल ग्रास रूट कंजर्वेशन मूवमेंट था। तो जो ग्रेट एडजर्टेंट स्टॉर्क है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो कि एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं इन द असम रीजन। तो ये हरगिला आर्मी पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो ग्रेट एडजर्टेंट स्टॉर्क है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रास रूट कंजर्वेशन मूवमेंट है। तो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पता होना चाहिए। अब चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें तो 2005 से ये शुरू हुआ था और तब से एनुअली हर साल दिया जा रहा है। और यूएन का हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर है। तो ये किसी भी गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको दिया जा सकता है। इनफैक्ट PM मोदी को भी ये अवार्ड दिया गया था। तो ये भी एक रिलेटेड न्यूज़ है जो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उड़ान लैंड। तो जैसलमेर के कुछ लोग जो रेजिडेंट्स हैं राजस्थान के अंदर, वो डिमांड कर रहे हैं कि उड़ान लैंड को डिक्लेयर किया जाए कम्युनिटी कंजर्व सेक्रेड स्पेसेस। तो करंटली ये जो है इनको स्टेटस क्या मिला है, ये वेस्ट लैंड का स्टेटस मिला हुआ है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एज सच। और जो लोकल्स है वो चाहते हैं कि इन्हें अच्छा स्टेटस मिले, बिकॉज ये जो उड़ान है ये एक सीक्रेट स्पेसेस है, यानी पूजा करने वाले ऐसी जगहें हैं, क्योंकि ये रिच है इन बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे जनरली वाटर बॉडीज़ भी लोकेटेड होती हैं। इनफैक्ट उड़ान्स के अंदर हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डेजर्ट कैट जैसे स्पीशीज़ भी मिल जाते हैं जो काफ़ी एंडेंजर्ड है। इनफैक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो आप जानते हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो उड़ान्स को ट्रेडिशनली जो हर्डर्स से अपने लाइफ स्टॉक के ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, and are places for communal congregation festivals and other social event। तो उसका एक सोशल या कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है। तो याद रखना उड़ान लैंड किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये बेसिकली राजस्थान के अंदर कुछ कम्युनिटी कंजर्व सीक्रेट स्पेसेस हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्लोफेनेक। तो नाम थोड़ा सा सिमिलर लग रहा हो ये एक केमिकल से,
केमिकल का नाम था डाइक्लोफेनाक, तो उसी से ही इसका रिलेशन है। तो अभी जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने डिमांड किया कि हम बैन करें एक्लोफेनाक का यूज़ इन द कैटल। अभी ये जो एक्लोफेनाक है ये बेसिकली एक पेन किलर है जो हम जानवरों के अंदर, कैटल्स के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन इशू ये है कि ये मेटाबलाइज होकर डाइक्लोफेनाक में बदल जाता है। और ये जो डाइक्लोफेनाक है ये एक बहुत मेजर रीज़न रहा था कि क्यों इंडिया के अंदर वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी। तो ये जो डाइक्लोफेनाक था ये बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था, मतलब एक तरीके से पेन किलर ही था जो कैटल्स के अंदर यूज़ किया जा रहा था। और ये कैटल्स जब मर जाते थे तो इनको वल्चर्स कंज्यूम करते थे। वल्चर्स जैसे इसको कंज्यूम करते थे, ये डाइक्लोफेनाक जो है उनकी किडनीज फेल कर देता था, एंड दैट्स हाउ द देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन। इनफैक्ट 99% इंडिया के अंदर जो वल्चर्स थे वो ख़त्म हो गए थे, रीज़न डाइक्लोफेनाक था। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। तो अगेन हैदराबाद को ही वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है, एंड द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव अवार्ड। ये देता कौन है? तो ये एक एनजीओ है, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर। इन्होंने ये अवार्ड दिया है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं स्पॉन्ज ब्लीचिंग पे। तो न्यूजीलैंड के अंदर लार्जेस्ट एवर स्पॉन्ज ब्लीचिंग इवेंट देखा गया। तो ये स्पॉन्ज जो है ये बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कोरल्स के जैसे, जैसे हमने कोरल्स में ब्लीचिंग पढ़ा वैसे ही स्पॉन्ज जो है इनके अंदर भी ब्लीचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो है ये स्पॉन्ज है, लेकिन कुछ जो वाइट हो रहा है ये स्पॉन्ज ब्लीचिंग हो रहा है कि ये कुछ केमिकल्स की वजह से ये डिग्रेड हो रहे हैं और उसकी वजह से इसका जो रंग है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो ये जो स्पॉन्ज है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। पहला, ये फिल्टर करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, कैप्चर करते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल जो इनको और इनके अलावा जो बाकी मरीन स्पीशीज है जैसे छोटी फिश हो गई उन सबको हेल्प करता है। इसके अलावा हैबिटेट प्रोवाइड कराता है कई सारे इनवर्टिब्रेट्स को या छोटे मरीन स्पीशीज़ को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्रेट की बात करें तो लाइक कोरल्स दे आर प्रोन टू ब्लीचिंग ड्यू टू हीट स्ट्रेस। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द स्पॉन्ज ब्लीचिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो पहला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड। अब निकालता कौन है? तो इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल निकालता है। इस पीटीएम में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई बार पढ़ रखा है। और जैसा कि आप जानते हो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है IUCN का जो रेड लिस्ट है फॉर द बर्ड्स उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और इनफैक्ट इंडिया में हमारा एक और इंस्टीट्यूशन है विच इज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। मुंबई में ये लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह वर्क करता है। तो ये जो है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को असिस्ट करता है। इंडिया रिलेटेड जो भी डेटा है वो ये प्रोवाइड कराता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था? तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। इनफैक्ट 80% ऑफ द बर्ड स्पीशीज़ आर डिक्लाइनिंग इन द इंडिया। मतलब 80% स्पीशीज़ डिक्लाइन कर रही है, जिसमें से 50% तो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। बाकी 30% का जो रेट है वो ग्रेजुअल है लेकिन डिक्लाइन कर रही है। अब बचा कितना? 20% बचा। तो 20% में केवल 6% की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है और 14% की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ऑलराइट, सो कई बार आपको ऐसे फंसा सकते हैं कि सारी स्पीशीज़ की डिक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज़ इनकी इंक्रीज़ भी हो रही है। ऑलराइट, इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ स्पीशीज़ के नाम दिए गए थे, तो वो स्पीशीज़ के नाम देख लेते हैं क्योंकि UPSC ये स्पीशीज़ के नाम कई बार पूछ लेता है। पहला है मालियो मैक्रो टेलाफोन मैलियो एंड वियतनामीज क्रेस्टेड ऑर्गस रेंड्रिया ओक्लेटा। तो ये दो स्पीशीज़ जो है इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है इस रिपोर्ट में, इनके बारे में रेफरेंस है इसलिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट थ्रेट्स की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कौन सबसे ज़्यादा थ्रेट है बर्ड स्पीशीज़ के लिए, तो उसके बारे में एक ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं। पहला है एग्रीकल्चर फर्स्ट, नेक्स्ट लॉगिंग मतलब जो वुड कटिंग होती है, फिर है हंटिंग एंड ट्रैपिंग, फिर है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ और बाकी फिर रेजिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये टॉप 3 टॉप 4 पता होना चाहिए आपको, यही इन्हीं पे सवाल पूछा जा सकता है। इंडिया से कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड के भी इन्होंने नाम दिए जैसे हिमालयन क्वेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, सोशलेबल लैपविंग, जॉर्डन कॉर्सर जो कि आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। लैपविंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो कंफ्यूज मत होना, इन ज़रूर इन स्पीशीज़ के एक बार स्टेट्स देख लेना। कई बार क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट किसी नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बुगुन लियो चिचला, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बर्ड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, राइट। तो यही था इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022।
तो यूनाइटेड नेशन का जो FAO है वो ये रिपोर्ट हर साल निकालता है और ये एक्सप्लोर करता है कि जो वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट हैं वो कितना रिकवर कर रहे हैं, कितना डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में कुछ की फाइंडिंग थी, जैसे कि 5 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड के 54% ऑफ द फॉरेस्ट आते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? दिस इज़ रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। तो ये कंट्रीज़ के अंदर टोटल 50% से ज़्यादा जो हमारा फॉरेस्ट है वो आ जाता है। अब ये जो रेट ऑफ फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जो है ये डिक्लाइन करिए, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो ये पता होना चाहिए, रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिक्लाइन करिए। ओवरऑल डिफॉरेस्टेशन देखें तो ये चल ही रहा है, लेकिन जो रेट जिस रेट से पहले बढ़ रहा था वो रेट कम हो गया, तो ये अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, IPBES, which is the International Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem। ये एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है ऑन द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। तो ये एक ऑफर करता है इंसाइट्स, एनालिसिस या टूल्स, हम सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं वाइल्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, एनिमल, फंगाई, एल्गे एक्सेट्रा अराउंड द वर्ल्ड। तो ये पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे का हेडक्वार्टर जो है बॉन जर्मनी के अंदर है। 2012 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। तो ये कीवर्ड याद रखना, इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। अब इसके अंदर 139 कंट्रीज़ है, इंडिया भी इसके अंदर मेंबर है। एक चीज़ याद रखना, ये UN का बॉडी नहीं है, मतलब UN का ये एज सच कोई फंक्शनरी नहीं है, लेकिन UNEP जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो इसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है, यानी इसका जो फंक्शनिंग है वो UNEP के ऑफिस से होता है। और UNEP का आपको ऑफिस पता है, केनिया के अंदर जो नायरोबी कैपिटल है उसका, वहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स 2022। तो ये रिलीज़ कौन करता है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जो है ये एनुअली इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। और इसमें एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, इन्होंने बोला है कि जो प्रीवियस एस्टिमेट था मैंग्रोव अलायंस का, उससे इस बार मैंग्रोव का जो एक्सटेंट है वो राइज़ किया है, यानी मैंग्रोव जो है वो ग्रो कर रहे हैं। जो रेट ऑफ लॉस था वो डिमिनिश कर रहा है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। अभी जो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है ये 2018 में लॉन्च हुआ था एट द वर्ल्ड ओशन समिट बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN, द नेचर कंजर्वेंसी TNC, वेटलैंड इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। इन लोगों ने मिलकर से एस्टैब्लिश किया था। एम यही था कि हम हॉल्ट करें मैंग्रोव्स का लॉस, इम्प्लीमेंट करें साइंटिफिक बेस्ड रिस्टोरेशन, और लास्टली बिल्डिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। इसमें 30 ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने IUCN, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, TNC, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये सब देख के लिए थे। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये रिपोर्ट जो निकालता है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जो है, ये स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स रिपोर्ट निकालता है जो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी इनिशिएटिव है, जैसे मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर, जिसके अंदर एक यूनिक पार्टनर लेड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम कोस्टल इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उसका कंजर्वेशन हो सके। और ये इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है, विच इज़ वाई वी शुड नो अबाउट दिस ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस एंड द मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, लिविंग प्लानट रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है ये इस रिपोर्ट को निकालता है। ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है ये एक इंटरनेशनल NGO है जो कि हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। इसके अलावा ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में हमने IUCN का भी वो देखा था हेडक्वार्टर, तो पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें, ऐसे आपको रिलेट करती रहनी है। अब ये जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट है ये हर 2 साल में निकाला जाता है, एंड इसके अंदर ये बताया जाता है कि कैसे जो स्पीशीज़ हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं टू द प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट। अब उसमें क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस बार ये जो रिपोर्ट था इसका टाइटल था बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिव सोसाइटी। राइट, तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। की फाइंडिंग यही थी कि हम हाईएस्ट डिक्लाइन देख रहे हैं लैटिन और करेबियन रीजन के अंदर, बाकी तो आई थिंक जनरल सी चीज़ें थी, आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे। नेक्स्ट रिलेटेड है लिविंग प्लानट इंडेक्स। तो लिविंग प्लानट इंडेक्स ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है ये निकालता है ये इंडेक्स, और इसके अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज़ फ्रॉम टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट्स, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसका हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं कि कैसे उनकी पॉपुलेशन जो है चेंज हो रही है,
चाहे फिर वो लैंड के ऊपर हो, फ्रेश वाटर में हो या फिर मरीन वाटर में हो। अब ये जो लिविंग प्लानट इंडेक्स है ये अडॉप्ट किया गया था बाय द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज एन इंडिकेटर towards his progress of 2011 to 2020 टारगेट्स। तो आईची टारगेट्स जो थे वो 2020 तक के लिए ही थे, और उसके बाद जो है यानी पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के जो टारगेट होंगे वो हम इसी इंडेक्स के थ्रू एसेस करेंगे। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लिविंग प्लानट इंडेक्स, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट है, एक इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी लेड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम हॉल्ट करना चाह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को और रिस्टोर करना चाह रहे हैं 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, जो बॉर्न चैलेंज के अंदर भी हम लोगों ने टारगेट देखा था। ठीक है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट है इसमें भी यही सेम टारगेट रखा गया है। अब ये जो टारगेट्स हैं ये बेसिकली कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनिफेस्टोज हैं उसी को इंक्लूड करता है, जैसे न्यूयॉर्क फॉरेस्ट डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट 2014, फिर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। अब इसके अंदर 4 मेजर थीम थे, जो कि हैं, पहला है डिफॉरेस्टेशन रेट डिक्लाइन बाई 6.3%, विच इज़ गुड, लेकिन टारगेट 10% का है तो उससे हम थोड़ा सा पीछे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी ड्रिवन ट्री कवर लॉस डिक्लाइन बाई 6%, टारगेट 20% का है, तो इसमें बहुत बड़ा मिस है हमारा। नेक्स्ट है गवर्नेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड, फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि हम इसके अंदर स्ट्रिंजेंट लीगल पॉलिसी मेजर्स लेंगे सभी कंट्री में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं, इसके अंदर हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2007 का, इसके अलावा एनजीटी भी है हमारे पास। तो हम लोगों ने तो डोमेस्टिकली तो बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे कोई स्टेप्स लिए नहीं है। नेक्स्ट, मिटिगेशन फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एवरेज 2.3 बिलियन पर ईयर, राइट। तो ये जो टारगेट है ये बहुत कम है, इनफैक्ट जो टारगेट है वो 460 बिलियन का है पर ईयर, और उससे हम बहुत ऑफ है, यानी 2.3 बिलियन पर ईयर ही ला रहे हैं, ये कम है। तो ये बोला गया था ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट में। सो इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। विद दैट वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।